हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, हम लोग फटाफट से यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ जाइएगा और फिर हम लोग करते हैं अपने आज के कुछ शानदार यानी कि अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। साथ ही भाई, अगर हम लोग क्लास की बात कर लेते हैं तो अपनी क्लास में जैसा कि डेली हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डेली अपने PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में हम लोग अपने कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ साथ में यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ में भी और शुरू करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आंसर करना शुरू कीजिएगा। तो भाई क्वेश्चन है कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जो कि शरणार्थियों के लिए कार्य करता है, इनके बारे में आपको बताना है कि भाई यह जो कि मुख्यालय है वह आपका कहां पर स्थित है। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर बताएंगे, क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे भाई क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। यदि हम UNHRC की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, चलिए देख लेते हैं कहां पर है। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय यहां पर स्थित है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो कि है यह हमारा सही आंसर यहाँ पे अपना रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, यहां पर अपना जो कि ए ऑप्शन है यह हमारा सही आंसर यहाँ पे अपना रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। आंसर कीजिएगा अगले क्वेश्चन का कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहां पर। यूनेस्को की बात कर ले तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में। कहां पर है, पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहां पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन अपना सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारा कि भाई भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी। आंसर कीजिएगा, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, इसका मुख्यालय है और वर्तमान समय में यहां पर दृष्टि बनर्जी इसकी अध्यक्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, यह वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष है और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना सही आंसर यहाँ पे रहेगा। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके साथ ही हम लोग विंबलडन ओपन की बात कर लेते हैं। विंबलडन ओपन यह जो टूर्नामेंट खेला जाता है वह टेनिस में खेला जाता है। ठीक है, जिसे कि ग्रैंड स्लैम है ना, 4 ग्रैंड स्लैम है ना, 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और US ओपन है। ये एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिसमें कि एक है यहाँ पर विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई है 1877 में। कब हुई है, 1877 में इसकी शुरुआत हुई है। यह किस तरह की सतह पर खेला जाता है, तो भाई यह घास की सतह पर, यानी कि यह आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसका आयोजन किस समय में होता है, तो इसका आयोजन जून से जुलाई के समय पर होता है और इस बार किसने जीता है, इसे नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया देश के यह खिलाड़ी हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर हम महिला एकल में बात करें तो महिला एकल में इसे किसने जीता है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा,
यदि हम महिला एकल की बात करते हैं तो भाई महिला एकल में इसे किसने जीता है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। एलिना रायबकीना ने, एलिना रायबकीना ने इसे जीता है महिला एकल में, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और कि यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम भी है, यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम भी है, सबसे पुराना यह ग्रैंड स्लैम है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। यदि हम अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो यह कहां पर स्थित है, ठीक है। साथ ही यदि हम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें, चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें, संस्थान की बात करें तो यह कहां पर है, इसकी बात करें तो यह है कटक में, ठीक है। कटक जो कि उड़ीसा का शहर है और यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, महानदी, यह महानदी के किनारे पर स्थित है उड़ीसा में। चलिए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह फिलीपींस की जो राजधानी है, जो कि कौन सी है, मनीला, है ना, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यह यहाँ पर स्थित है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय डैश में स्थित है, आपको बताना है कि जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है भाई यह कहां पर स्थित है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है, बताना है आपको। क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो जिस तरह से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, किसी एक देश का कोई मुख्य कोर्ट है, उसी तरह से सभी देशों में एक मुख्य कोर्ट के तौर पर कार्य करता है आईसीजे। इसकी जो कि स्थापना की गई है वह कब की गई थी, 1945 में की गई थी। और यह यूएनओ के यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो कि 6 अंग हैं, जिसमें से एक्टिव कितने हैं, एक्टिव है 5 अंग इसके, उनमें से यह एक है आईसीजे। और यूएनओ का एकमात्र अंग ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर के कहां पर है, हेग में। कहां पर है, दी हेग। और दी हेग कहां पर है, तो भाई यह नीदरलैंड का एक शहर है, यह नीदरलैंड का एक शहर है, यहां पर इसका मुख्यालय है आईसीजे का, ठीक है। यहां पर अगर हम जजेस की बात करते हैं तो यहां पर कुल जजेस की संख्या कितनी है, 15 है, जिनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मूल से यहां पर दलवीर भंडारी, भारतीय मूल से यहां पर दलवीर भंडारी यहां पर जज है, कहां पर, आपका आईसीजे के अंदर। और सबसे पहले की अगर बात करें, सबसे पहले भारतीय जिनका की मुख्यालय यहां पर जो कि यहां पर जजेस में शामिल हुए हैं वह BN राव रहे हैं, ठीक है। और इन 15 जजेस में जो कि एज अ मुख्य जज के तौर पर रहे हैं वह कौन रहे हैं, वह रहे हैं नागेंद्र सिंह। कौन रहे हैं, नागेंद्र सिंह रहे हैं। और अभी तक एकमात्र भारतीय हैं जो कि इन 15 जजेस में मुख्य जज रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट कि लोथल एक प्राचीन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर यह स्थित है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे लोथल के बारे में, क्या अपना आंसर भाई यहां पे हमारा रहेगा। चलिए सेशन को एक बार सभी शेयर भी कर दीजिएगा बाकी स्टूडेंट के साथ में, और साथ ही क्लास को भाई आप सभी यहां पर लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बताएंगे क्या आंसर यहां पे हमारा रहेगा, क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। क्या हो जाएगा, भोगवा नदी। यदि हम लोथल की बात कर लेते हैं तो भाई यह हड़प्पा सभ्यता का यह एक मुख्य बंदरगाह रहा है, यह एक मुख्य बंदरगाह रहा है। बल्कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना बंदरगाह, तो आप कहेंगे लोथल, ठीक है। लेकिन अगर लोथल ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग कोलकाता पर टिक करेंगे, अगर लोथल ऑप्शन में नहीं है तो आप टिक करेंगे कोलकाता पर, ठीक है। लोथल की बात कर लेते हैं, यह गुजरात राज्य में बना हुआ है जहां पर की मुद्रा के चिन्ह भी मिले थे हड़प्पा सभ्यता के। और क्या हो जाएगा कि भाई यह भोगवा नदी के किनारे पर
स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता किसे घोषित किया गया, बताइए किसे घोषित किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता किसे घोषित किया गया है, जो कि मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। चलिए बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। बबीता सिंह है या तारिणी गोयल है या नीलामणि फुकान है या सिनी शेट्टी है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे भाई, क्या हो जाएगा। सिनी शेट्टी, इनका पूरा नाम है सिनी सबानंदा शेट्टी, इनका पूरा नाम है। और यह इस वर्ष यानी कि 2022 में मिस फेमिना मिस इंडिया के रूप में यहाँ पर चुनी गई है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले रक्षा प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, यह आपको बताना है। ठीक है, यानी कि एज अ फर्स्ट डिफेंस चीफ ऑफ इंडिया के रूप में बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। ये काफी चर्चाओं में है, तो आंसर कीजिएगा क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, बताएंगे क्वेश्चन में। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है या एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल विपिन रावत या एयर मार्शल अरिजीत सिंह अरोड़ा। तो क्या हो जाएगा, जनरल विपिन रावत। यह हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, यह पूर्व सेना अध्यक्ष भी रहे हैं जनरल विपिन रावत। इसके साथ ही जनरल विपिन रावत की बात कर लेते हैं, तो यह भारत के सबसे पहले व्यक्ति बने जिन्हें की डिफेंस स्टाफ का प्रमुख बनाया गया। इससे पहले कोई भी यह पद नहीं हुआ करता था, यह नया ही पद बनाया गया है और सबसे पहले व्यक्ति भी जनरल विपिन रावत बने हैं इस पर नियुक्त होने वाले। जनरल विपिन रावत का 2021 में जो कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से इनका देहांत हो गया था, जिसमें कि इनकी पत्नी भी इनके साथ में थी और कुछ पुलिसकर्मी थे जिनका कि देहांत हो गया था एक दुर्घटना के चलते हेलीकॉप्टर से। साथ ही जनरल विपिन रावत की बात करें तो भाई इन्हें इस वर्ष मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। और इनके स्थान पर जो कि यह खाली था यह पद, तो अभी हाल ही में भारत में डिफेंस स्टाफ के चीफ पद पर अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए सो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, बताना है आप लोगों को क्या आंसर हमारा रहेगा। चलिए आंसर कीजिएगा। नीरज चोपड़ा है, विराट कोहली है, PR श्रीजेश है या फिर मिताली राज है। किसको नामित किया गया है यह आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे क्या अपना भाई आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल सही, किसको नामित किया गया है, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है, लेकिन इन्हें दिया नहीं गया है ना। सिर्फ वो होता ना कि पहले देशों से एक तरह से चूज किया जाता है कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर रहे हैं। अगर मैं लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड की बात करूं तो भाई लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड जो कि है यह वर्ष में देखा जाता है कि किन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रही है और इन खिलाड़ियों को वह चाहे महिला में हो चाहे पुरुष में हो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। हमारे भारत से सबसे पहली भारतीय रही है विनेश फोगाट। सबसे पहली भारतीय रही है कौन, विनेश फोगाट, जिन्हें की लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया था। इन्हें भी नामित ही किया गया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्हें भी भाई यहाँ पर नामित किया गया था, लेकिन इन्हें पुरस्कार यह दिया नहीं गया था, मिल नहीं पाया था इन्हें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो नीरज चोपड़ा का नाम नामित किया गया था, लेकिन यह दिया गया है एमा रादुकोन को, एमा रादुकोन को दिया गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा का सिर्फ नाम नामित हुआ था, मिला किसे है, एमा रादुकोन को मिला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन पे याद रखिएगा। बाकी नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं, गोल्डन बॉय है ना। ओलंपिक खेलों में इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने पोलैंड में भी रिकॉर्ड बनाया था, जो कि डायमंड लीग का आयोजन चल रहा था, उसमें भी इन्होंने
रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इन्होंने 89.9 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था, लगभग 90 मीटर के आसपास। फैजल अली आयोग का गठन वर्ष डैश में किया गया था, कब किया गया था यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे जल्दी से भाई, क्या अपना आंसर यहां पे हमारा रहेगा। चलिए क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले फैजल अली आयोग की बात कर लेते हैं। इसका जो गठन है किस लिए किया गया था, तो इसका गठन किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए कि नहीं, पुनर्गठन किया जाना सही है कि नहीं है, इसके लिए भी इसका गठन किया गया था। और इनका गठन किया गया था 1953 में, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और यह जो रिपोर्ट है वह इन्होंने 30 दिसंबर 1955 में दी थी। फैजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे और इनके साथ में इसमें 2 लोग और थे। टोटल की बात करूं तो टोटल इसमें 3 लोग थे, जिसमें कि हृदयनाथ कुंजरू थे, है ना, और साथ ही इसमें के एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, KM परिक्कम, है ना, यह भी इसमें शामिल थे। तो ये 3 लोग थे फैजल अली के अध्यक्षता में, जिन्होंने की इसके लिए काम किया था। यहाँ पे पणिक्कर होगा, सॉरी पणिक्कर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर पणिक्कर, ठीक है। तो यह है फैजल अली आयोग में यहाँ पर शामिल थे। और सबसे पहला राज्य भारत में जिसका की भाषा के आधार पर गठन किया गया था, यह कौन सा था, तो यह था आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य था। और आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा की बात करें तो क्या है, तेलुगु, ठीक है। एक तो तेलंगाना राज्य की भी तेलुगु भाषा है, पहले तेलंगाना जो है वह आंध्र प्रदेश के साथ में तो हुआ करता था, एक ही तो राज्य हुआ करता था। फिर 2 जून 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो वहां की भाषा भी तेलुगु भाषा है और आंध्र प्रदेश की भाषा भी तेलुगु भाषा है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की, बताइए। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आप लोगों को याद भी कराया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की जो की घोषणा है वह किसने की थी, तो बंगाल विभाजन, है ना, धर्म के आधार पर विभाजन किया जा रहा था। और यह विभाजन गर्जन के समान कार्य कर रहा था कि आप हमारे देश से हमारा टुकड़ा अलग कर रहे हो, ठीक है। हमारा भारत देश जो कि है वह अपने अलग अलग धर्म कल्चर के लिए यहाँ पर जाना जाता है, और आप हमारे हिस्से को ही अलग कर रहे हो। तो इस चीज को आप रिलेट कीजिएगा गर्जन से, यानी कि बंगाल विभाजन की जो गर्जन है वह किसने की थी, वह की थी लॉर्ड कर्जन ने। ऐसे करके याद कर सकते हैं कि बंगाल विभाजन की जो कि गर्जन है वह कर्जन के द्वारा की गई थी, लेकिन 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था, जब ब्रिटेन के जो कि जॉर्ज पंचम है वह भारत आए थे, ठीक है। जॉर्ज पंचम जो कि भारत आए थे, तो इन्होंने अपने आगमन पर सोचा कि जो थोड़ी मतलब भारतीय परेशान है जिन चीजों को लेकर के, हम उनके समाधान के लिए काम करते हैं। जिस समय की जो भारत की जो राजधानी है वह भी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, उसके बनने का कार्य 1912 में शुरू हुआ था, लेकिन घोषणा 1911 में ही हो गई थी, और इस समय बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 तक भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है, यह आपको बताना है। यहां पे आप लोगों को देखो 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं, है ना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है ना, सहयोग संघ है। यहाँ पे G20 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, और विश्व व्यापार संगठन है। देख लेते हैं, यदि हम सार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात करें, जिसकी स्थापना 1985 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू में है। तो भारत इसका सदस्य है, हम इसका सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। G20 की बात कर लेते हैं, 20 देशों का समूह, भारत इसका भी सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं, जिसकी की 1994 में यहाँ पर स्थापना की गई है, और जिनेवा में है इसका मुख्यालय, तो भारत इसका भी सदस्य है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक, शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ओपेक इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो स्थापना हुई थी 1960 में, और यह 1961 में प्रभाव में आ गया था, ठीक है। इसके कितने देश सदस्य हैं, सदस्य की बात करते हैं तो 13 देश इसके सदस्य हैं, है ना। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, यहां पर इसका मुख्यालय है।
तो इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम लोग पेट्रोल का उत्पादन नहीं करते हैं। अपने यहाँ पर थोड़ा बहुत पेट्रोल डिगबॉय जो कि है वह मिला था, जो कि असम में है। बाकी अपने यहाँ पे पेट्रोल का केस नहीं है, हमें बाहर से ही लेना होता है, ठीक है, इंपोर्ट करना होता है। तो हम इसका सदस्य नहीं है। इस संगठन का वही देश सदस्य है जो कि पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र के कौन से उद्योग नहीं है, बताइएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के आर नॉट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बताएंगे कौन सी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर कौन सा इनमें से पब्लिक सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में एक तरह से यहाँ पर नहीं आता, बताएंगे। गैल, ये आपका गैल होगा, ठीक है। और यहाँ पर HAL है, हेल यानी कि, और BPCL है, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बताएंगे क्या आंसर यहाँ पे रहेगा। आंसर कीजिएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, बताएंगे। बिल्कुल सही। चले बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1933 में इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय कहां पर है, स्थापना की गई है, इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। एंड यहाँ पे यदि हम वर्तमान समय में इसके एज अध्यक्ष की बात करते हैं तो वह कौन है, वह है संजीव मेहता। कौन है, वह है संजीव मेहता, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही एक बात और कि यह भारत की कंपनी नहीं है बल्कि यह एक ब्रिटिश कंपनी है। कैसी है, यह एक ब्रिटिश कंपनी है। बाकी यह सभी आपकी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व के अंदर आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसका एक लोगो है जो कि कुछ यू शेप में इसका लोगो है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट इवेंट किया था और इसमें बहुत सारी चीजें जो इसका भी यह एक तरह से बिजनेस करते हैं, है ना, जिसमें भी इनका अपना एक फील्ड आता है ना। तो उस चीज के सभी सिंबलों से ना ये यू बनाया गया है। इट मींस यहाँ पर यूनिलीवर हो जाता है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा कि अल ब्रूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थीं, बताएंगे यहाँ पे आंसर करके कि वह मूर्तियां किसकी बनी हुई थी। लोहा, तांबा, कांस्य की, चांदी। साथ ही अल ब्रूनी की बात कर लेते हैं तो भाई यह एक यात्री रहा है, यात्री लेखक है ना, जो कि यात्रा के दौरान अपने लेखकों को लिखता था उन चीजों के बारे में जिनका भी यह एक तरह से सर्वे किया करता था, है ना। और अल ब्रूनी की बात करते हैं तो भाई यह एक अरबी भाषा का कवि था। लेकिन भारत में यह कब आया था, महमूद गजनवी के साथ में यह भारत में आया था। और इसने फिर भारत के इतिहास को लेकर के तहकीक ए हिंद बुक को लिखा था। साथ ही इसने किताब उल हिंद बुक को भी यहाँ पर इसने लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मूर्तियों की बात करते हैं तो कैसे, काशी की मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। देन नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, बताएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर शुरू किया है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। टाइगर्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर अपने भारत में दुनिया का लगभग 80% जो कि टाइगर्स हैं वह भारत में ही है। कहां पर है, भारत में ही है, याद रखिएगा, भारत में ही है टाइगर्स, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। और हाल ही में अब अपने भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जिसमें कि 53rd नंबर का जो कि टाइगर रिजर्व है यह है गुरु घासीदास और तेमोर पिंगली को बनाया गया है। इसका नाम यही है, तेमोर पिंगली को बनाया गया है, जो कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। और ये कहां पर है, यह है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, यह है छत्तीसगढ़ में। चलिए यहाँ पे बात कर लेते क्या हो जाएगा। 1973 में लाया गया था।
और सबसे पहला किसे बनाया गया था? जिम कॉर्बेट को सबसे पहला भारत में एज अ टाइगर रिजर्व बनाया गया था उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और कब? 1973 में ही बनाया गया था। क्लियर है, याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आगे इसके बारे में कि ये जो ग्लोबल टाइगर्स डे है यह कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग? ग्लोबल टाइगर्स डे जो कि मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा टाइगर रखने वाला जो स्टेट है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जहां पे कि 526 जो लास्ट टाइम गणना की गई है 2018 में टाइगर्स की जो गणना है ना यह 4 वर्षों में की जाती है। लास्ट टाइम 2018 में हुई है, अब देखते हैं 2022 के आंकड़े आते हैं कि नहीं आते, या फिर 2023 में आते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में आपने सुना होगा दुर्गावती जो कि है इसे भी एज अ टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी गई है मध्य प्रदेश से। ठीक है, बाकी एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि एकदम से ही किसी को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया और हो गया टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनल किया जाता है कि वह टाइगर रिजर्व बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दुर्गावती को भी एज अ टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट की कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर के नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात करते हैं तो भाई यह 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ से होकर यह गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पता जब भी ऐसी मैप वाली बात आया करे ना, आप लोग तुरंत अपने माइंड में ना मैप को एज्यूम कर लिया करो, तुरंत एकदम माइंड में मैप आ जाना चाहिए और फिर मैप के अकॉर्डिंग आंसर करते हुए चला करो। अब हम कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, कहां से होकर के यह गुजरती है? तो भाई यह गुजरात से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है, गुजरात से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के गुजरती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के बाद में यहाँ पर याद रखना झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा राज्य से होकर के गुजरती है और इन द लास्ट मिजोरम राज्य से होकर के यह गुजरती है। झारखंड एक ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़, जहां से कि भारतीय मानक समय रेखा भी होकर के गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा भी होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भी होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से देशांतर से होकर के आपकी गुजरती है ना, और इकलौता ऐसा राज्य है जहां से कि दोनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं। खैर अगर हम इन ऑप्शन से आउट की बात करें तो देखो राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा इनसे तो गुजरती है लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है और आपको आंसर करना है यहाँ पे, यानी कि डी, जो कि क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हमारा रहेगा। ये वाला क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर अपना रहेगा। मनरेगा कम से कम एक वित्तीय वर्ष में घर के वयस्क सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। बताएंगे कि यह कितने दिन की गारंटी प्रदान करता है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, यह आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? चलिए क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। अक्सर बेसिक सा क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो भाई यह एक एक्ट है, एक अधिनियम है, ठीक है, एक अधिनियम है और यहाँ पे M फॉर महात्मा गांधी, N फॉर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, ठीक है, R फॉर रूरल यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ग्रामीण, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, और G फॉर गारंटी और A फॉर एक्ट यानी कि अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। ये अधिनियम जो कि है वह लाया कब गया था? तो यह लाया गया था 2005 में लाया गया था। उस समय इसका नाम सिर्फ नरेगा था, यहां पर मनरेगा नहीं था बल्कि सिर्फ नरेगा था, है ना। इट मींस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका सिर्फ उस समय पर यह नाम था, जो कि यहाँ पर रोजगार के तहत जो कि है भाई यहाँ पर लाया गया था। इसे लागू किया गया था कब? लागू किया गया था इसे 2 फरवरी
2006 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा और ईयर भी याद रखिएगा। जैसे जैसे आपसे पूछते हुए जाएगा ऐसे ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो नाम है ना, इसका जो कि नाम है वह चेंज कब किया गया था। तो इसका नाम 2009 में चेंज किया गया था। 2008 तक इसने सभी भारत में सभी राज्यों को डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के कवर कर लिया था और 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो कि 2 अक्टूबर को चेंज करके गांधी जी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया था। इसमें क्या है कि कोई ऐसा परिवार जिसमें जो कि भाई कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी के पास कोई भी जॉब नहीं है परिवार के किसी भी सदस्य के पास, और उस परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो कि जॉब के योग्य है, वह करना चाहता है, 18 वर्ष से ऊपर उसकी उम्र है, तो उसे उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो कि है मजदूरी के लिए यहाँ पर फील्ड एक तरह से दिया जाता है, जिसमें कि उसे 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 100 दिन यानी कि एक तरह से 3 महीनों का रोजगार उसे दिया जाता है, जिससे कि भी उसके परिवार का पालन पोषण हो सके और ये 3 महीने का समय उसे मिल सके कि वह अपने लिए कोई एक प्रॉपर जॉब ढूंढ सके। तो इसके लिए इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। बाकी अगर दिहाड़ी की बात करें कि कितनी इसमें दिहाड़ी दी जाती है, तो जो उस समय वहां का उस राज्य में रेट होता है मजदूरी का, जो भी वह कर रहे हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको पे किया जाता है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तीरंदाजी। क्या हो जाएगा भाई, तीरंदाजी इसका राष्ट्रीय खेल है। बाकी फुटबॉल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। फुटबॉल जो कि है जर्मन है, इटली है, ब्राजील है, वेनेजुएला है, इनका यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट है। बाकी अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन का है टेबल टेनिस। चीन का क्या है, टेबल टेनिस है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इसका नेशनल स्पोर्ट क्या है, हॉकी है। ठीक है, हॉकी है। साथ ही अगर हम नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान का क्या है, इसका है बुजखासी। बुजखासी इसका नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, और यदि हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार की बात करें तो भाई यहाँ पर किल्लोन जो कि है, यह इसका नेशनल स्पोर्ट है, जिसमें कि एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, वह एक घेरे के अंदर खड़े होकर के बॉल एक दूसरे को पास करते रहते हैं, तो यह खेल है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह आप लोगों को बतानी है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। यदि हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह आपको बतानी है। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह आपको यहाँ पे बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए, UNFCCC जलवायु के लिए कार्य करने वाला यह एक संगठन है। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या अपना भाई आंसर यहां पे हमारा रहेगा। चलिए देख लेते हैं जरा यहां पे क्या हो जाएगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, यह इसकी फुल फॉर्म है। यह इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह 1994 में अस्तित्व में आया था, जो कि इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 197 कंट्रीज के द्वारा की गई थी। कंट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि क्या काम करता है कि भाई यह एक तरह से जो कि क्लाइमेट चेंज है इसके लिए अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करता है कि किस तरह से हम लोग देशों से जो ये पॉल्यूशन उत्सर्जित हो रहा है कैसे उसको कम कर सकते हैं, जलवायु को कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं। तो प्रॉपर इस उद्देश्य को लेकर के यह अपना समिट का आयोजन करते हैं। अभी लास्ट टाइम जो इनकी समिट हुई है वह 2021 में हुई थी, अगर आपको याद हो तो, जो कि ग्लासगो है ना, ब्रिटेन के, जो कि स्कॉटलैंड का वैसे ही शहर है, और स्कॉटलैंड जो कि है यह आपके ब्रिटेन का ही हिस्सा है। ब्रिटेन में 4 देश आते हैं ना, तो उसमें है एक स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में इसकी समिट का जो कि आयोजन है वह भाई यहाँ पर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट बताएंगे कि जुलाई 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन
कि पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। किस शहर को भाई घोषित किया गया है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। किस शहर को भाई घोषित किया गया है, बताएंगे आप लोग आंसर करके क्या हो जाएगा। चलिए, किसको घोषित किया गया है बताएंगे। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, वाराणसी शहर को घोषित किया गया है। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अध्यक्ष कौन है, यह आपको बताना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। कौन है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो कौन होते हैं? केंद्रीय कृषि मंत्री। और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में कौन है हमारे कृषि मंत्री? तो कौन है भाई यहाँ पर? नरेंद्र सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? नरेंद्र सिंह। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है ना, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहां पर स्थित है, इसके बारे में भी आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। क्या भी अपना आंसर यहां पे हमारा रहेगा, आंसर कीजिए। चलिए, क्या अपना आंसर भाई यहां पे हमारा रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही, नागपुर। क्या हो जाएगा, कहां पर है यह है नागपुर में। क्वेश्चन पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के साथ भारत को अपनी डैश आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। कौन से नंबर की? पहले, दूसरे, तीसरे या फोर्थ नंबर की, बताइए। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो देश की यह दूसरी सेकंड महिला राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है ना, याद रखिएगा। और साथ ही सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी यहां पर है। ठीक है, जिनकी नियुक्ति कब हुई है? 25 जुलाई को इनकी एज अ नियुक्ति यानी कि शपथ इन्होंने ली है। साथ ही इनकी हम लोग बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो सबसे कम उम्र यानी कि 64 वर्ष की उम्र में यह चुनी गई है। यह उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा, और संथाल जनजाति से यह बिलोंग करती हैं। ठीक है, संथाल ट्राइब से यह बिलोंग करती हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले यह झारखंड राज्य की गवर्नर थी, झारखंड राज्य की यह गवर्नर रही है। और यह देश की सबसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। बताएंगे कि मंजरबाद किला 8 बिंदु तारे के आकार का किला डैश द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था और यह कहां पर बना हुआ है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। इसकी लोकेशन भी आपको बतानी है। लोकेशन क्या है इसकी, कहां पर भाई यह बना हुआ है, और साथ ही किसके द्वारा यह बनवाया गया था, किसके द्वारा इसे बनवाया गया था बताना है। चलिए, आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा यहां पे। चलिए, क्या हो जाएगा भाई यहां पे हमारा आंसर? बिल्कुल सही है। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई 1792 में इसका निर्माण करवाया गया था। टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी अगर बात करते हैं तो कहां पर है? यह है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में यह है। ठीक है, सालार जंग जो कि म्यूजियम है, यह आपका कहां पर है? इसकी हम बात कर लेते हैं तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और कुली कुतुब शाह की बात कर लेते हैं तो 4 मीनार का निर्माण करवाया था इसने। 4 मीनार का निर्माण इसने करवाया था जो कि हैदराबाद में है। भारतीय सेना ने जून 2022 में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास डैश में भाग लिया। बताइए किसमें? बताएंगे गांडी विजय है, या अल मोहद अल हिंद है, या जेर अल बहर है, या एक्स खान क्वेस्ट है। 2022 अभ्यास, बताइए इस अभ्यास का मतलब कि नाम क्या है? यह जो अभ्यास है यह एक तरह से पीस एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर की गई थी, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए इस अभ्यास का भाई आयोजन यहाँ पर किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा।
बताएंगे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, एक्स खान क्वेस्ट, है ना, यानी कि आपका डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की श्रेणी के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस फिल्म द्वारा जीता गया था, यह आपको बताना है। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं तो भाई यह सिनेमा जगत में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि कहां पर दिया जाता है, लॉस एंजल्स में यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपका हॉलीवुड शहर के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। बताएंगे जल्दी से क्या आंसर भाई यहाँ पे हमारा रहेगा ऑस्कर अवार्ड के बारे में, फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, आप लोगों को बताना है। चलिए बिल्कुल सही, कोडा फिल्म को, किसको दिया गया है, कोडा फिल्म को यह दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है विल स्मिथ को, जो कि काफी विवाद में रहते क्योंकि इन्होंने जो शो होस्ट था उन्होंने इनकी वाइफ के बारे में कुछ शब्द बोल दिए थे और इस वजह से उन्होंने उसको थप्पड़ मारा था। साथ ही यदि बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो यह किसको दिया गया था, यह दिया गया था जेसिका चैस्टेन को दिया गया था, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, और जेन कैंपियन बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी याद रखिएगा। द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए जैन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की बात कर लेते हैं, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 देश इसके सदस्य यहाँ पर हैं, जिसमें से कि 5 तो है भाई परमानेंट, है ना, और 10 है यहाँ पर नॉन परमानेंट। अगर हम यहाँ पर स्थायी सदस्यों की बात कर लेते हैं तो ऐसे याद रखना, यूएसएसआर, यूके, यूएसए, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है यहाँ पे चाइना और फिर आ जाता है यहाँ पर फ्रांस। ये 5 देश हैं जो कि इसके परमानेंट है, बाकी नॉन परमानेंट। तो क्या हो जाएगा, जापान। जापान एक ऐसा देश है जो कि इस बार 12वीं बार यहाँ पर चुना गया है। इसके नॉन परमानेंट सदस्यों में सबसे ज्यादा बार जो गैर स्थायी सदस्य है ना, उसमें सबसे ज्यादा बार जापान यहाँ पर चुना गया है, और इनका जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का होता है, 2 यानी कि 2 इयर्स का इनका टेन्योर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि 28 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। अगर आपको याद हो तो मैंने भी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री को भी यही संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव। निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जाता है यदि आयु सीमा 65 वर्ष है, तो बताइए किसे नियुक्त किया जाता है यदि उनकी आयु सीमा 65 वर्ष की है, तो बताएंगे क्या आंसर यहां पे हमारा रहेगा, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा आप लोगों का। 65 वर्ष की आयु के रूप में क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 65 वर्ष की उम्र में इनका रिटायरमेंट होता है एक तरह से, अगर वह 65 इयर्स के हैं, जैसे कि यूयू ललित हैं, तो भाई अभी इनका 8 नवंबर को ही एक तरह से रिटायरमेंट होने जा रहा है ना, क्योंकि इनकी जो उम्र है वह 65 वर्ष की पूरी हो जाएगी, और इनके बाद चंद्रचूड़ जो की हैं वह बनेंगे अपने 15th नंबर के यानी कि 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चले तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। बाकी क्लास को आप सभी लाइक भी कीजिएगा, सेशन को आप सभी को शेयर भी करना है। आज का सेशन यहां तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बनती है। अगर आप लोग को जनरल अवेयरनेस आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है तो डेली प्रैक्टिस किया कीजिए। चलिए सो होमवर्क में इसका आंसर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, ऑफलाइन होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर भी कीजिएगा, और अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।